नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है, क्योंकि क्लास 6, 7 और 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के ऐसे टॉप क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं, जो कि परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगे। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से तैयार कर लिया, आपके एग्जाम में चाहे कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, आप उन प्रश्न को अच्छे ढंग से एग्जाम में कर सकते हैं। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। राख के अवशेष पटने, शुतुर्मुर्ग के साक्ष्य कुरनूल, आवासीय उद्योग स्थल हुंसगी, शैल चित्रकला चिरांद। कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है, चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, राख के अवशेष कहाँ पर मिले थे, किस पुरा स्थल से मिले थे। राख के अवशेष जो प्राप्त हुए थे, ये मिले थे कुरनूल गुफा से। कहाँ से? कुरनूल गुफा से आपके प्राप्त हुए थे, यानी कि ए यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। शुतुर्मुर्ग के साक्ष्य, शुतुर्मुर्ग के जो साक्ष्य हैं या शुतुर्मुर्ग के जो अंडे के छिलके हैं, उसके जो साक्ष्य मिले थे वो आपके पटने स्थान से मिले थे। कहाँ से मिले थे? पटने से मिले थे। पटने आपका है, ये है महाराष्ट्र में है। ठीक है, और कुरनूल गुफा आपकी ये आंध्र प्रदेश में है, इतना याद रखेंगे। यानी कि ना ए यहाँ पर सही है, ना ही बी सही है। आवासीय उद्योग स्थल की बात करूं, इसके जो आपके साक्ष्य मिले थे ये हुंसगी से मिले थे। हुंसगी जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है आपका? ये कर्नाटक राज्य में है, एक आपका पूरा स्थल है, इतना आप लोग याद रखेंगे। और कर्नाटक से ही चूना पत्थर से निर्मित औजार भी यहीं से आपके प्राप्त हुए थे। ठीक है, राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। आवासीय उद्योग स्थल के जो साक्ष्य है वो हुंसगीपुरा स्थल से मिले थे। और शैल चित्रकला के जो हैं आपके अवशेष, वो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से मिले थे। कहाँ से? भीमबेटका गुफा से। भीमबेटका की जो गुफा है वहीं से आपके प्राप्त हुए थे शैल चित्रकला के साक्ष्य। चिरांद ये कहाँ का पूरा स्थल है? चिरांद की मैं बात करूं, चिरांद आपके बिहार राज्य में पड़ता है। बिहार राज्य का एक पूरा स्थल है। पटने मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में है, कुरनूल आपका है आंध्र प्रदेश में, हुंसगी आपका है कर्नाटक में। इतना आप सभी लोग याद रखेंगे। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है यहाँ पर। निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता है। क्वेश्चन को आप सबसे पहले अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में नहीं शब्द जुड़ा है। कौन सा शब्द नहीं जुड़ा है? क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता है। एक इसमें ऐसा उदाहरण है जो कि विविधता को नहीं दर्शाता है। 3 उदाहरण आपके विविधता को दर्शाएंगे। ठीक है, तो बहुभाषी समाज, जाति व्यवस्था, धार्मिक बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद। इसको करने से पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए विविधता आखिर होता क्या है। चलिए आपको सिंपल सरल शब्दों में यहाँ पर बताता हूँ। विविधता का मतलब होता है, ठीक है, अनेक भाषाएं हों, अनेक धार्मिक लोग हों। ठीक है, उनके धर्म अलग अलग हो सकते हैं, उनके पहनावे अलग अलग हो सकते हैं, उनका जो खान पान है वो भी भिन्न भिन्न हो सकता है, और उनकी जो संस्कृति परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो भी अलग अलग हो सकते हैं। यही आपका होता है विविधता। ठीक है, ये आपकी बहुभाषी समाज भी एक विविधता का उदाहरण होगा। ठीक है, धार्मिक बहुलवाद ये भी है विविधता का ही उदाहरण, बहुसंस्कृतिवाद भी है। परंतु कास्ट सिस्टम यानी कि जाति व्यवस्था आपकी विविधता को नहीं दर्शाती है, ये एक निगेटिव है। ठीक है, यानी कि जाति व्यवस्था विविधता को नहीं दर्शाती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आ चुका है। भारत में आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। 2004 में, 2014 में, 2009 या 1999 में। यहाँ पर एक शब्द जुड़ा हुआ है भारत में जो आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग वर्ष 2004 में सर्वप्रथम किया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था। क्वेश्चन ये जो है यहाँ पर वैदिक काल से पूछा गया है। कहां से? वैदिक काल से क्वेश्चन
पूछा गया है। अनुष्ठान कौन सा है जो कि राजा के प्रभुत्व को दर्शाता यानी कि प्रभुत्व का प्रतीक था? राज्याभिषेक, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो कि राजा के प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 5। कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोहे की खोज ने कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। डिस्कवरी ऑफ आयरन डिड रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन एग्रीकल्चर। कैसा कथन यहाँ पर दिया गया है? बिल्कुल सही कथन दिया गया है, जिसको अभी मैं आपको समझा दूंगा अच्छे ढंग से। महाजनपद में शक्ति का आधार कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन था। बिल्कुल सही बात यहाँ पर कहा गया है। द बेस ऑफ पावर इन महाजनपद बाज चेंज इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। बिल्कुल दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। यहाँ पर बात की जा रही है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। ठीक है, जो आपका मगध महाजनपद है, ठीक है, वहां का जो विकास हुआ था यानी कि उसमें खेती में जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले थे, वो उनके कारण क्या थे? एक तो आपकी गंगा नदी होगी, गंगा वहां पर बहती थी। दूसरा आपका हो गया था लोहा। लोहे का प्रयोग खेती जोतने के लिए किया जाता था। लोहे के फाल बनाए जाते थे। सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध था और वहां पर धान की खेती की जाने लगी, जिससे अधिशेष बचने लगा यानी कि अधिक मात्रा उत्पन्न वहां पर होने लगी। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। दोनों यहाँ पर आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म किस महाजनपद में हुआ था? बज्जी, मगध, कौशल, वैशाली। ठीक है, किस महाजनपद में हुआ था? बज्जी महाजनपद में किसका जन्म हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 7। कहता है कि तमिल साहित्य की रचनाओं को संगम साहित्य क्यों कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह राज्य 3 नदियों के संगम पर स्थित थे। इन रचनाओं में 3 भाषाओं का मिलन है। इनका संकलन तीनों राज्यों के कवि सम्मेलन में किया जाता था। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर की अगर बात करें, जो आपका संगम साहित्य है, तमिल साहित्य की रचनाओं को किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले जानते हैं संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। संगम साहित्य क्यों कहा जाता है? इसको कहा जाता है जो इनका संकलन है, इन कविताओं यानी कि इन तमिल साहित्य की रचनाओं का जो संकलन है, तीनों राज्यों के कवि सम्मेलन में किया गया था। 3 राज्य कौन कौन से हैं? 3 राज्य हैं आपका चेर है, चोल है और पांड्य है। ठीक है, ये 3 आपके राज्य हैं। इन्हीं 3 राज्यों के एक एक कवि यानी कि 3 राज्यों के कवि सम्मेलन में किया गया था, इसीलिए इसको संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। कथन बी, इस क्षेत्र के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है। बिल्कुल सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। जो कर्क रेखा आपकी है, ठीक है, यहाँ पर आपको बताता हूं मैं। जैसे आपकी है ये ग्लोब, ठीक है, आपकी है ये ग्लोब। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। ऊपर वाली रेखा आपकी हो जाएगी कर्क, नीचे वाली आपकी हो जाए मकर, जो कि 23.5 डिग्री ये दक्षिणी गोलार्ध में है, और आपकी ये 23.5 डिग्री जो है ये आपकी कहाँ पर है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इसके जो बीच का क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है कर्क और मकर के बीच में, ये है उष्णकटिबंध। ठीक है, उष्णकटिबंध है, और वर्ष में एक बार सूर्य जो है इनके बीच में यानी कि ठीक सिर के ऊपर चमकता है, यानी कि ठीक ऊपर होता है। उसी दिन सबसे ज्यादा गर्मी होती है। दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। बोथ स्टेटमेंट यानी कि दोनों कथन यहाँ पर सही है। ए एंड बी बोथ ट्रू। ठीक है, एक दूसरे की सही व्याख्या भी यहाँ पर करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आ चुका है, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2-3 बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत किन मुख्य खनिजों से बनी होती है? निकिल तथा फेरस, निकिल, मैग्नीशियम, निकिल और सिलिका, फेरस और मैग्नीशियम। चलिए इसको हम आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाते हैं। ठीक है, अगर
क्वेश्चन की बात करूं तो इसको समझने से पहले आपको 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं, चलिए आपको हम यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो 3 परतों में बटी हुई है। पहली अगर जो ऊपरी परत है उसको कहते हैं परपटी। क्या कहते हैं? ऊपरी परत को कहते हैं परपटी। उसके नीचे है आपकी मेंटल। कौन सी है? मेंटल है। और सबसे लास्ट में आपकी है क्रोड। ठीक है, परपटी को क्या नाम से जानते हैं? इसको सियाल के नाम से भी जानते हैं, सियाल कहते हैं। और मेंटल को सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। और क्रोड को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सियाल, सीमा, निफे। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निफे। आपने इतना समझ लिया। परपटी सियाल कहते हैं। सियाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, यस आई और एल। यस आई का मतलब होगा सिलिका, एल का मतलब होगा एल्यूमिना या एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझा परपटी में यानी कि सबसे ऊपरी परत है, इसमें क्या पाया जाएगा? सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाएगा। जबकि मेंटल की अगर बात की जाए, मेंटल में सीमा, सीमा एस आई का मतलब होगा सिलिका, एम ए का मतलब होगा मैग्नीशियम। यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम दूसरी परत में पाया जाता है, जिसको मेंटल के नाम से जानते हैं। क्रोड की बात की जाए अगर, क्रोड में पाया जाता है आपका निफे। निफे 2 शब्दों से मिलकर बना है, NiFe। निकिल होगा Ni का मतलब, Fe का मतलब होगा फेरस। यानी कि निकिल और फेरस, फेरस का मतलब लोहा पाया जाता है। क्रोड, क्रोड जो कि सबसे अंतिम परत होती है। मेंटल, सीमा मतलब कि सिलिका और मैग्नीशियम, परपटी में सिलिका और एल्यूमिनियम। आशा करते हैं आपने इन तीनों परतों के बारे में समझ लिया होगा, जो कि किन किन खनिजों से मिलकर बनी होती है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत किन 3 मुख्य खनिजों से, मतलब कि किन मुख्य खनिजों से बनी होती है। आंतरिक परत की बात की गई, आंतरिक परत आपकी होती है क्रोड। क्रोड को कहते हैं निफे। क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। Ni का मतलब होगा निकिल, Fe का मतलब होगा फेरस यानी कि लोहा। निकिल और लोहा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, निकिल एंड फेरस, निकिल और फेरस, जो कि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन सी आकृतियां नदियों द्वारा बनाई जाएंगी? विसर्प, जलप्रपात, गोखुर झील, स्टैक, कौन कौन से यहाँ पर आपके सही हैं? चलिए आपको बताते हैं। नदियों के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है, विसर्प आकृति भी नदियों के द्वारा बनाई जाती है, जिसको अंग्रेजी में मींडर्स के नाम से जानते हैं। जब नदियां जो हैं वो मैदान में प्रवेश करती हैं, कहाँ पर प्रवेश करती हैं? मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, तो वो इस ऐसे 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 करके बहने लगती हैं। यानी कि वो सर्प यानी कि सांप के आकार के रूप में बहती हैं। इसी को कहते हैं विसर्प। तो आपके ये भी आकृति है, ये नदियों के द्वारा बनाई जाएगी। आगे बात की गई जल प्रताप की, यानी कि जलप्रपात जिसको कहते हैं वाटरफॉल। ठीक है, ये भी नदियों के द्वारा बनाई जाती है आकृति। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है, पहाड़ से नदी आपकी आ रही है, जब नीचे झरने के रूप में गिरेगी इस प्रकार से, फिर ऐसे ऐसे बहेगी, गिरेगी फिर ऐसे बहेगी, तो यहाँ पर जो जल गिरेगा यही आपका कहलाता है वाटरफॉल। गोकुर झील, ऑन बॉक्स लेक, ये भी आकृतियां नदियों के द्वारा बनाई जाती हैं, ये भी आपका सही है। स्टेक, स्टेक ये जो है आपकी समुद्र द्वारा बनाई गई एक आकृति है, समुद्र के द्वारा बनाई गई आकृति है। और 1 2 3 विसर्प, जलप्रपात, गोखुर झील यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर 4 आपका सही नहीं होगा। 1 2 3 यहाँ पर सही है। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 11, जो कि इतिहास का क्वेश्चन है। त्रिपक्षीय संघर्ष, कौन सा वंश इसमें शामिल नहीं था? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आपसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सा वंश इसमें सम्मिलित नहीं था त्रिपक्षीय संघर्ष में। चालुक्य, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका कौन शामिल नहीं था? शामिल नहीं था चालुक, चालुक आपके शामिल नहीं थे। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये तीनों ही आपके त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। ये जो 3 वंश थे आपके, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये कन्नौज, कन्नौज को क्या करना चाहते थे? कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए कहता हूं अच्छे ढंग से करिएगा इन सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बेरिंग जल संधि किन 2 महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और आर्कटिक, प्रशांत और अंटार्कटिक, प्रशांत और अटलांटिक, अटलांटिक और हिंद। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। चलिए आपको बताते हैं, बेरिंग जल संधि जो है ये प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा, पैसिफिक और आर्कटिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है
निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं यानी कि गलत कथन की आपको पहचान करनी है। सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास, स्वाभिमान आंदोलन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यंग बंगाल आंदोलन डेरो जियो, कौन सा यहाँ पर सही है? ठीक है, यानी कि गलत कथन आपको बताना है। सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने की थी, कहां पर? छत्तीसगढ़ में, यानी कि मध्य भारत में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सही हो जाएगा आपका। स्वाभिमान आंदोलन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये शुरू नहीं किया गया था। किसके द्वारा? ये शुरू किया गया था पेरियार के द्वारा। किसके द्वारा? पेरियार के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, स्वाभिमान आंदोलन, तो यहाँ पर यह भी आपका गलत हो जाएगा। और यंग बंगाल आंदोलन डेरोजियो के द्वारा, ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर 2 दिया गया है वो गलत है। 2, ओनली 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 2। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल में अशोक द्वारा धम्म के आचरण हेतु प्रयास किया गया। धम्म मानव जीवन के लिए निर्वाण की परिकल्पना पर आधारित था। सही है या दोनों ही गलत हैं? चलिए आपको बताते हैं। जो आपके मौर्य काल में जो अशोक था उसने कौन सा धर्म अपना लिया था? उसने धम्म धर्म को अपना लिया था। धम्म क्या था? बड़ों के प्रति आदर सम्मान, दासों के प्रति अच्छा व्यवहार, सभी के प्रति अच्छा व्यवहार इसमें सम्मिलित था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही होगा। दूसरा, धम्म मानव जीवन के लिए निर्वाण की परिकल्पना पर आधारित था, बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आ चुका है। मध्यकाल में बंदगा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कुलीनों, राज्यपालों, दासों या कुलीनों के लिए। ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है यहाँ पर बंदगा की बात की गई। मध्यकाल में जो आपके सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, उन्होंने बंदगा शब्द का प्रयोग किया। बंदगा जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है दास या गुलाम। क्या अर्थ होता है? दास या गुलाम इसका अर्थ होता है। तो मध्यकाल में जो आपके बंदगा थे यानी कि गुलाम थे, इनको क्या किया जाता था? खरीदा जाता था। बंदगाहों पे सुल्तान जो था अपने पुत्र यानी कि बेटों से बढ़कर इन पर विश्वास किया करता था, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 की। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंद्र कहा गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चेरपाल राष्ट्रकूट नहीं होगा, चोल राष्ट्रकूट नहीं होगा, पाल चोल नहीं होगा, चोल चेर पांड्यन, ये जो है इन्हीं को क्या कहा गया? मूवेंद्र कहा गया। पूछा जा चुका क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में। ठीक है, रिपीट हो चुका है आपकी परीक्षा में। चोल चेर जो पांड हैं ये आपके सरदार हैं, क्या हैं? ये आपकी एक सरदारियां थी, इन्हीं को मूवेंद्र के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत जो आपका है, ठीक है, दक्षिण भारत यहाँ पर आपके हैं पांड, यहाँ पर हैं चोल और यहाँ पर हैं आपके चेर। ठीक है, इन्हीं तीनों को किस नाम से जानते हैं? मूवेंद्र के नाम से जानते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 17। कहता है कि निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की? स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की? E.V. रामास्वामी पेरियार, श्री नारायण गुरु, B.R. अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत E.V. रामास्वामी पेरियार ने की थी। ठीक है, इन्होंने की थी। इन्होंने ब्राह्मणवादी जितनी भी परंपराएं थी सभी का विरोध किया था। जैसे आपकी रामायण हो गई, गीता हो गई, मनु संहिता होगी, सभी का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 सही होगा, E.V. रामास्वामी पेरियार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है 18। भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? जाति व्यवस्था जो है भारत की वो क्या क्या दर्शाती है? भेदभाव, पदानुक्रम, पूर्वाग्रह, विविधता। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, जो आपकी जाति व्यवस्था है वो मुख्य तौर पर भेदभाव को दर्शाती है। किसको? भेदभाव को ही दर्शाती है। विविधता को नहीं कभी दर्शाती है। पदानुक्रम को भी दर्शाती है, पूर्वाग्रह को भी दर्शाती है। किसको नहीं दर्शाती है? विविधता को जाति व्यवस्था नहीं दर्शाती है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। यानी कि सी जो है, सी आपका नहीं होगा बल्कि ABD यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ABD आपका है ऑप्शन नंबर आपका 3 में, जो कि आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 19। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं?
गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। राइट आंसर जवाब आपका होगा यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं वो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र नदियां। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि डॉल्फिन के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तीनों सही है। ए सी सही है, बी गलत है, बी सी सही है परंतु ए गलत है, ए बी सही है परंतु सी गलत है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। जो गंगा ब्रह्मपुत्र की जो नदियां हैं उसके जो अलबड़ जल है यानी कि जिसमें लवड़ नहीं पाया जाता है वहीं पर आपकी क्या पाई जाती है? डॉल्फिन पाई जाती है। सही है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। सही है। डॉल्फिन की उपस्थिति से पता चलता है कि जल शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। ये भी सही है। तीनों कथन आपके यहाँ पर सही हो गए। ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दिए गए लक्षणों ए बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। कौन सी परत है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बहे मंडल। कौन सी है? यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? ये जो आप क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 4 से 5 बार जब से आपके सीटेट की परीक्षा हो रही है तब से ये 4-5 बार आपके पेपर में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसीलिए महत्वपूर्ण है। आपको मैं यहाँ पर सभी परतों के बारे में बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं और बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। किस परत में? इस परत का नाम है मध्य मंडल। मध्य मंडल जिसको कहते हैं मेसोस्फीयर। किस नाम से जानते हैं? मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर आपका मध्य मंडल। क्षोभ मंडल की अगर बात की जाए, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। आंधी तूफान, बारिश, ओला सब कुछ इसी मंडल में आपका होता है। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है, इसीलिए इसको ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आपके हवाई जहाज भी उड़ते हैं क्योंकि इसमें मौसम संबंधित किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होती है, इसीलिए इसमें क्या होता है? हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधित विवादों को रोकना, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। क्वेश्चन पूछा है पटवारी जिसको लेखपाल के नाम से भी जानते हैं, उसका जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, यही आपका होता है। और जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधित विवादों को रोकना, ये किसका काम होता है? ये होता है तहसीलदार का। तहसीलदार का काम ये आपका होता है और ये आपका होता है पटवारी जिसको लेखपाल भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं या सही है? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांश से जल को उष्ण कटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांश की ओर ले जाती हैं। कहने का मतलब है जो आपकी ठंडी जल धाराएं होती हैं वो जो है वो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर ले जाती हैं। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा ही होता है। लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है, गर्म नहीं है, ठंडी है। कैसी है? ठंडी जलधारा है ये। ठीक है। और जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन यानी कि मछली उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यानी कि ए और सी यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ए सी किस ऑप्शन में है? ए और सी आपका ऑप्शन में है 2 में है। 2 आपका बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? ठीक है, क्या बनाते थे? पत्थर की बोहरे भी बनाते थे, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र भी बनाते थे, लोहे से बनी तकलियां नहीं बनाते थे, सोने से बने बर्तन भी बनाते थे। सी यहाँ पर आपका गलत है। सी जिस ऑप्शन में है वो यहाँ पर सही नहीं होगा, बल्कि सभी सही यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर सही है आपका? सी को छोड़कर सी इसमें है, गलत होगा। ये भी गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत होगा। बचेगा आपका 2 जो कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्यों आपका यहाँ पर सी गलत है, चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। जो आपका लोहा है, लोहे का प्रयोग आपके हड़प्पा काल में नहीं हुआ है, जबकि सोना चांदी तमाम अन्य धातुओं का प्रयोग हुआ है। लोहे का प्रयोग महाजनपद काल में हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? महाजनपद काल में लोहे का प्रयोग भरपूर मात्रा में हुआ है, और लोहे के फाल का उपयोग करके महाजनपद जैसे कि मगध का विस्तार आपके लोहे के कारण हुआ है, कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 गलत होगा, इसी कारण यहाँ पर सही आपका क्या है, सी को छोड़कर एडी, एडी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 25। 25 कहता है कि कैटामरैन किसे कहते हैं? कैटामरैन किसे कहते हैं? मछुआरों की छोटी नाव को, जहाज को, बस को, ट्रक को। फिशिंग बोट, शिप, बस, ट्रक। राइट आंसर है यहाँ पर आपका मछुआरों की जो छोटी नाव होती है उसी को कैटामरैन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कैटामरैन को नाम से जानते हैं। कहाँ पर जानते हैं? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में इसको जानते हैं, याद रखेंगे। तमिलनाडु की यहाँ पर बात की गई है, दक्षिण भारत की बात यहाँ पर की गई है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहता है, क्योंकि क्यों बंद रहता है इसको यहाँ पर बताता हूँ आपको। मानसून के दौरान मछली पकड़ने का काम बंद रहता है क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। मछलियाँ प्रवास कर जाती हैं, बाजार में मछलियों की मांग कम हो जाती है, मछलियों में बीमारी फैल जाती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा, क्या होगा? यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है, ठीक है। मानसून के दौरान मछलियों का प्रजनन का समय होता है, इसलिए मछली पकड़ने का धंधा या काम है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है? ओणम है आपका नाव एक प्रतियोगिता, क्या है? नाव प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है? कहाँ पर? तिब्बत का ग्रंथ है परंतु लद्दाख में प्रचलित है। केसर सागा, चीनी मिट्टी, यात्रा वृतांत, कौन सा यहाँ पर है? राइट आंसर होगा यहाँ पर केसर सागा। केसर सागा जो ग्रंथ है तिब्बत का ग्रंथ है परंतु लद्दाख में आपकी प्रचलित है। केसर सागा पर लोग नाचते हैं, नृत्य करते हैं और गीत लिखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं आपको समझाने के लिए, कंटेंट तैयार करने के लिए। आप वीडियो को लाइक तक नहीं करते हैं, ना ही ये बताते हैं कमेंट बॉक्स में वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, ठीक है। आप देख लेते हैं, लाइक तक नहीं करते हैं, ना ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपको इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। राइट आंसर तो आपका यहाँ पर केसर सागा हो चुका है, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत समझिए किस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं। छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? छोटा तिब्बत लद्दाख को ही कहते हैं छोटा तिब्बत। किसको? लद्दाख को ही कहते हैं छोटा तिब्बत। याद रखिएगा, आपको मैंने बताया है और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की। कश्मीर में किस प्रकार की ऊन प्रचलित है? पश्मीना, केसरी, लुधियानी या कौन सी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो पश्मीना ऊन है वो आपकी कश्मीर में ऊन प्रचलित है। इस पश्मीना ऊन किस जानवर से निकाली जाती है? आपकी भेड़ हो गई, ठीक है, बकरी हो गई, ठीक है। इनसे पश्मीना ऊन निकाली जाती है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सोल बनाने के लिए, ठीक है। सोल बनाने के लिए, सर्दियों में बचाव के लिए सोलों का निर्माण किया जाता है पश्मीना ऊन से। महंगी ऊन होती है, इसको बाजार में लोग बेचते भी हैं, इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर मैं बात करूँ कश्मीर या लद्दाख की, वहाँ पर आपके बौद्ध हो गए, कौन से धर्म के लोग रहते हैं? बौद्ध, और आपकी मुस्लिम जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आ चुका है 31। कहता है कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बराबर हिस्सा किसे मिलता है? बेटों को, बेटियों को, उसकी पत्नी को, उपर्युक्त में से सभी को। 2005 का एक अधिकार आया है, ठीक है, हिंदू अधिनियम। उसमें कहा गया है अगर किसी पिता की जो है वो मृत्यु हो जाती है, बेटों का भी अधिकार होगा बराबर, बेटियों को भी उसमें अधिकार मिलेगा, उसकी पत्नी को, यानी कि सभी का अधिकार उसमें आपके बराबर होगा। राइट आंसर होगा सभी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 32। मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? दूरी, दिशा, प्रतीक,
तीन आपके मानचित्र के घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, ABC। ABC यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है 33। कहता है कि सही कथन यहाँ पर आपको चुनना है। सही कथन बताइए यहाँ पर आपका कौन सा है। प्रकाश की गति लगभग कितना यहाँ पर लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। किसकी? जो आपकी प्रकाश की गति होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। बिल्कुल राइट कहा गया। यहाँ पर सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है। सही है, दोनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल राइट दिए गए हैं। ए और बी यहाँ पर दोनों सही आपके हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 34। कहता है कि स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वायुमंडल, वनमंडल, जैव मंडल। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपके जैव मंडल कहा जाता है। ठीक है, एक तरफ आपका है क्या है, स्थल मंडल है, दूसरी तरफ आपका है यहाँ पर जलमंडल है, और तीसरी तरफ आपका है क्या है, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। तो इसी के बीच का जो क्षेत्र है, इसी के जो बीच का जो आपका क्षेत्र है, उसी को किस नाम से जानते हैं? बीच वाले क्षेत्र को जानते हैं जैव मंडल के नाम से। इसमें आपकी ऑक्सीजन वायु भी उपस्थित है, और इसमें जल भी आपका उपलब्ध है, और इसमें स्थल, रहने के लिए स्थल भी है, तो जैव मंडल कहलाएगा। वहीं पर आपके जीव जंतु, मानव सभी लोग क्या करेंगे? निवास करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। राइट आंसर होगा यहाँ पर जैव मंडल, बायोस्फीयर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 कहता है कि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? राइट आंसर होगा फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर से। फ्रेंच वर्ड जो एनवायरोनेर है, इसी से आपकी उत्पत्ति हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की। मिलान करें सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, वेटिकल्चर और हार्टिकल्चर। इससे पहले की वीडियो में मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए थे। ठीक है, सेरीकल्चर होता है रेशम के कीटों का पालन, आपका एक के साथ बिल्कुल सही दिया गया है। पीसीकल्चर होता है मछलियों का पालन, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछलियों का जो प्रजनन कहलाता है, वही आपका पीसीकल्चर कहलाता है। विटिकल्चर अंगूर वाली खेती होती है, और हार्टिकल्चर आपकी सब्जी वाली खेती होती है। अब आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसी वीडियो में इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपसे पूछा गया था कि आंतरिक परत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन की आपको यहाँ पर पहचान करनी है। ठीक है, महाद्वीपीय परपटी सिलिका एवं एलुमिना जैसे खनिजों से बनी है। महाद्वीपीय परपटी, परपटी किससे बनी है? सिलिका एवं एलुमिना से बनी है। परपटी को सियाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सियाल, सिलिका और एलुमिना। ठीक है, सिलिका और एलुमिना हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी है, गलत होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपका सही है। पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे आपकी मेंटल व क्रोड परत है, बिल्कुल सही है। पहले आपकी है परपटी, फिर है मेंटल, फिर है उसके बाद में क्रोड, सही है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो कि निकेल और लोहे से बनी होती है, यानी कि इसको निफे कहा जाता है। एनआई का मतलब होगा फेरस यानी कि लोहा, और नहीं निकेल, एनआई का मतलब होगा निकेल, और एफई का मतलब होगा फेरस यानी कि लोहा। गलत आपका कौन सा है? गलत आपका यहाँ पर 2 नंबर वाला है, यानी कि बी गलत है। और जो कि असत्य है, असत्य ही आपको बताना था, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 क्या कहता है? चलिए बताता हूँ। 2 भूभागों को जोड़ने वाली भूमि की एक संकरी पट्टी को किस नाम से जानते हैं? भूमि को जोड़ने वाली जो 2 पट्टी हैं, एक भूमि आपकी इस प्रकार से है और दूसरी आपकी इस प्रकार से। ठीक है, इसको जो जोड़ने का जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जानते हैं? एक आपकी ये है और ये है, जो ऐसी पट्टी जोड़ती है। ठीक है, उस संकरी पट्टी को कहते हैं स्थल संधि। क्या कहते हैं? स्थल संधि या स्थल डमरू मध्य के नाम से उसको जानते हैं। अगर जल वाले भाग को जोड़ती है तो उसको जल संधि के नाम से जानते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 क्या है? वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है? हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? मैंने आपको बताया था समताप मंडल में उड़ते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 स्ट्रेटोस्फेयर।
इसमें किसी भी प्रकार की मौसम की घटनाएं न हो पाने के कारण आपके जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। और क्षोभ मंडल में मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। मध्य मंडल में उल्कापिंड जल जाता है। बहिर्मंडल में तमाम गैसें तरल अवस्था में तैरती रहती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।